आज हम एक बहुत मुश्किल सवाल से जूझेंगे। एक ऐसा सवाल जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने था। हमारा कानून बच्चों को यौन शोषण से कैसे बचाए बिना किशोरों के बीच के पहले प्यार को अपराध बनाए। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है ना। एक तरफ बच्चों की सुरक्षा है जो मतलब सबसे जरूरी है, और दूसरी तरफ एक कठोर कानून के कुछ ऐसे नतीजे हैं जो शायद अनचाहे हैं। बिल्कुल, जहां सहमति से बने किशोरों के रिश्ते भी अपराध के दायरे में आ जाते हैं। हाँ। और इसी कश्मकश के बीच सुप्रीम कोर्ट का एक ताजा और बेहद महत्वपूर्ण फैसला आया है। हमारी आज की चर्चा का आधार है सुप्रीम कोर्ट का 9 जनवरी 2026 का फैसला, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनिरुद्ध और अन्य। और इस फैसले के दिल में है एक बहुत दिलचस्प सुझाव, रोमियो जूलियट क्लॉज। तो चलिए इस मामले की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। तो ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? जैसा कि अक्सर होता है, एक बहुत ही सामान्य दिखने वाले केस से, है ना? हाँ बिल्कुल। इसकी शुरुआत हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जमानत याचिका से। मामला एक युवक का था जिसमें अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत आरोप थे। अच्छा। लड़की की मां ने एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने लड़की की उम्र 12 साल बताई थी। लेकिन कहानी में एक पेच था। पेच ये कि लड़की की उम्र को लेकर ही सबसे बड़ा सवाल था। सही। स्कूल के दस्तावेज कुछ और कह रहे थे और लड़की का अपना बयान कुछ और। बिल्कुल। और यहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ ऐसा किया जो सामान्य जमानत याचिकाओं में नहीं होता। हाँ, उन्होंने सिर्फ उस आरोपी को जमानत नहीं दी, बल्कि उन्होंने इस एक मामले के जरिए पूरे सिस्टम की एक बड़ी खामी को दूर करने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने कुछ बहुत ही व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिए। अच्छा, तो वो सिर्फ उस एक केस को नहीं देख रहे थे, वो एक पैटर्न को देख रहे थे। तो क्या थे वो दिशा निर्देश? हाईकोर्ट ने मुख्य रूप से दो बातें कही। पहली कि पॉक्सो के हर मामले में जांच की शुरुआत में ही लड़की की उम्र पता करने के लिए मेडिकल जांच जैसे ऑसिफिकेशन टेस्ट वो अनिवार्य होना चाहिए। अनिवार्य। हाँ। और दूसरी बात कि जमानत पर सुनवाई करने वाली अदालतों को स्कूल रिकॉर्ड के बजाय इस मेडिकल रिपोर्ट को ज्यादा महत्व देना चाहिए। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब जमानत की सुनवाई में इतने बड़े निर्देश देना, ये सामान्य प्रक्रिया तो नहीं लगती। हाईकोर्ट का तर्क क्या था इसके पीछे? उनका तर्क व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जुड़ा था। हाईकोर्ट का मानना था कि सिस्टम में गंभीर खामियां हैं। पुलिस अक्सर उम्र की मेडिकल रिपोर्ट लेने में आनाकानी करती है, और नतीजा ये होता है कि सहमति से बने किशोरों के रिश्तों को सिर्फ कागज पर उम्र कम होने की वजह से पॉक्सो के तहत एक गंभीर अपराध बना दिया जाता है। तो हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से एक समस्या का समाधान करने की कोशिश की, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उत्तर प्रदेश सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। ओके। और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बड़े और बिल्कुल अलग सवाल थे। पहला सवाल प्रक्रिया का था। क्या हाईकोर्ट को एक जमानत याचिका सुनते हुए इतने बड़े नीतिगत स्तर के दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार था? और दूसरा सवाल कानून के सार का था कि अगर मान भी लें कि अधिकार था, तो क्या उम्र तय करने के लिए मेडिकल जांच को प्राथमिकता देने का उनका निर्देश कानूनी रूप से सही था? चलिए पहले प्रक्रिया वाले सवाल पर आते हैं। अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत विस्तार से समझाया। उन्होंने संवैधानिक शक्ति और वैधानिक शक्ति के बीच का फर्क साफ किया। अच्छा, ये थोड़ा समझाइए, संवैधानिक शक्ति और वैधानिक शक्ति। हाँ देखिए, वैधानिक शक्ति वो होती है जो आपको किसी कानून यानी स्टैट्यूट से मिलती है, जैसे सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत देना। इसका दायरा सीमित होता है। ओके। और संवैधानिक शक्ति जैसे रिट जारी करना, वो संविधान से मिलती है, और उसका दायरा बहुत व्यापक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट अपनी वैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संवैधानिक शक्ति के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकता। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो हाईकोर्ट ने अपनी सीमा लांघ दी। बिल्कुल। उन्होंने जमानत कोर्ट होते हुए कानून में बदलाव करने जैसा काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत की सुनवाई के दौरान उम्र के दस्तावेजों की सच्चाई पर एक मिनी ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। वो काम ट्रायल कोर्ट का है। तो इसे अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट उल्लंघन माना गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने गलत मैदान पर आकर यह फैसला सुनाया, यानी प्रक्रिया के हिसाब से वो गलत थे। लेकिन उस फैसले के अंदर जो बात कही गई थी, उसके कानूनी आधार का क्या? मतलब तरीका गलत था, पर क्या उनका आइडिया कि मेडिकल जांच को प्राथमिकता मिले वो भी गलत था? 94 का हवाला दिया। धारा 94। हाँ, जिसमें उम्र तय करने का एक स्पष्ट क्रम दिया गया है, और ये नियम पॉक्सो पीड़ितों पर भी हूबहू लागू होता है। और वो क्रम क्या है? क्या उसमें कोई उलझन है? कोई उलझन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिर से दोहराया। उन्होंने साफ किया कि ये एक चेकलिस्ट की तरह है जिसे क्रम में ही फॉलो करना होगा। अदालत सबसे पहले पूछेगी, क्या स्कूल का मैट्रिकुलेशन या समकक्ष सर्टिफिकेट है? अगर जवाब हाँ है तो बात वहीं खत्म। बिल्कुल, बात वहीं खत्म, उम्र वहीं मानी जाएगी। और अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तब? अगर वो नहीं है तभी अदालत दूसरे नंबर पर जाएगी और पूछेगी, क्या नगर निगम या पंचायत का जन्म प्रमाण पत्र है? और जब ये दोनों ही ना हो? जब ये दोनों ही दस्तावेज मौजूद ना हो, सिर्फ और सिर्फ तब तीसरे नंबर पर डॉक्टर की बारी आती है, यानी ऑसिफिकेशन टेस्ट। तो ये एक स्पष्ट सीढ़ी है, आप सीधे तीसरी सीढ़ी पर नहीं कूद सकते। एकदम सही। और हाईकोर्ट का निर्देश इसी स्थापित कानूनी सीढ़ी को सीधे सीधे उलटने की कोशिश कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायिका का इरादा, लेजिस्लेटिव इंटेंट, बहुत स्पष्ट है और अदालतें उसे बदल नहीं सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों को पूरी तरह से रद्द कर दिया, प्रक्रिया के हिसाब से भी और कानून के हिसाब से भी। यहाँ तक तो मामला सीधा लगता है, लेकिन फिर फैसले का वो हिस्सा आया जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अननेसेसिटेटेड पोस्टस्क्रिप्ट। हाँ,
हाँ, मानो जज कह रहे हो, ठीक है, कानूनी फैसला तो हो गया, लेकिन रुकिए, एक जरूरी बात और है जो हमें कहनी ही पड़ेगी। और यहीं पर यह फैसला एक साधारण अपील के फैसले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो जरूरी बात क्या थी? वो जरूरी बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के तरीके को तो गलत ठहराया, लेकिन उस समस्या को पूरी तरह से स्वीकार किया जिसे हाई कोर्ट हल करने की कोशिश कर रहा था। मतलब इरादा नेक था, भले ही रास्ता गलत हो। बिल्कुल, और वो समस्या है पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये कानून जो बच्चों को बचाने के लिए बनाया गया, आज बड़े पैमाने पर एक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। कभी आपसी रंजिश निकालने के लिए, तो कभी किशोरों के सहमति से बने रोमांटिक रिश्तों को तोड़ने के लिए। कोर्ट ने इसकी तुलना आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग से भी की। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। कानूनी हलकों में धारा 498A, जो दहेज प्रताड़ना से जुड़ा कानून है, उसके दुरुपयोग की चर्चा दशकों से हो रही है। तो जब सुप्रीम कोर्ट पॉक्सो के लिए वही तुलना इस्तेमाल कर रहा है, तो वो इस समस्या पर एक बहुत बड़ा लाल झंडा लगा रहा है। और इसी संदर्भ में इसी पोस्ट स्क्रिप्ट में रोमियो जूलियट क्लॉज का जिक्र आया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने गेंद अब विधायिका यानी सरकार और संसद के पाले में डाल दी। उन्होंने भारत सरकार के कानून सचिव को सुझाव दिया कि वो दो बातों पर गंभीरता से विचार करें। पहला तो ये रोमियो जूलियट क्लॉज शामिल करना। हाँ, और दूसरा, एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसके तहत उन लोगों पर मुकदमा चलाया जा सके जो बदला लेने के लिए इस कानून का झूठा इस्तेमाल करते हैं। ये रोमियो जूलियट क्लॉज सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। कानूनी तौर पर इसका मतलब क्या होता है और ये काम कैसे करता है? देखिए, रोमियो जूलियट क्लॉज जो दुनिया के कई देशों के कानूनों में है, वो एक तरह की कानूनी छूट है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि अगर दो किशोरों जिनकी उम्र सहमति की उम्र से कम है के बीच कोई यौन संबंध बनता है, तो उसे हमेशा अपराध नहीं माना जाएगा। तो इसमें कुछ शर्तें होती होंगी? हाँ, आमतौर पर दो मुख्य शर्तें होती हैं। पहली, दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर ना हो, जैसे 3-4 साल। ओके। और दूसरी और सबसे जरूरी कि उनका रिश्ता पूरी तरह से सहमति पर आधारित हो, कोई दबाव या शोषण ना हो। तो इसका उद्देश्य है बचपने के रोमांस और एक वयस्क द्वारा बच्चे के यौन शोषण वाले अपराध के बीच एक मोटी रेखा खींचना। बिल्कुल, कोर्ट यही कह रहा है कि एक 17 साल के लड़के और 16 साल की लड़की के बीच का सहमति से बना रिश्ता एक 40 साल के आदमी द्वारा 16 साल की लड़की के यौन शोषण के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन मौजूदा पॉक्सो कानून इन दोनों में कोई फर्क नहीं करता। कोई फर्क नहीं करता। उसके लिए दोनों ही गंभीर अपराध हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि वो 17 साल का लड़का एक अपराधी के तौर पर सालों तक मुकदमे का सामना करता है। उसका पूरा भविष्य, पढ़ाई, करियर सब दांव पर लग जाता है। यही वो अन्याय है जिसे सुप्रीम कोर्ट उजागर कर रहा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इस रोमियो जूलियट क्लॉज से एक नई मुश्किल खड़ी नहीं हो जाएगी? मतलब ये कैसे तय होगा कि रिश्ता वाकई सहमति से था या किसी तरह के सामाजिक दबाव में था? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, और शायद यही सबसे बड़ी चुनौती भी होगी। अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो उसे बहुत सावधानी से बनाना होगा। सहमति को कैसे परिभाषित करेंगे, उम्र का कितना अंतर, ये सब बहुत जटिल सवाल हैं। इससे तो शायद असल पीड़ितों को न्याय मिलना और मुश्किल हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सुझाव यह है कि कम से कम इस बहस की शुरुआत तो हो, क्योंकि मौजूदा स्थिति भी तो ठीक नहीं है। सही, एक बेहतर संतुलन खोजने की कोशिश तो करनी ही होगी। इस फैसले में वकीलों के लिए भी एक कड़ा संदेश था, है ना? निश्चित रूप से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि इस कानून के दुरुपयोग के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति यानी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वकील समुदाय है। वकीलों को न्याय का द्वारपाल बनना चाहिए। बिल्कुल, कोर्ट ने कहा कि वकीलों का यह नैतिक दायित्व है कि वे ऐसे मामलों को पहचानें और दुर्भावनापूर्ण मुकदमों में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दें। ये सिर्फ एक कानूनी सलाह नहीं, बल्कि पेशेवर नैतिकता पर एक बहुत शक्तिशाली टिप्पणी है। बिल्कुल, और जब कोर्ट वकीलों को न्याय का द्वारपाल कहता है तो ये एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने एक ऐसा फैसला है जो एक तरफ हाई कोर्ट के न्यायिक अतिक्रमण को सुधारता है और दूसरी तरफ एक गंभीर सामाजिक समस्या को न सिर्फ स्वीकार करता है, बल्कि उसके समाधान के लिए एक ठोस विधायी रास्ता भी दिखाता है। ये प्रक्रियात्मक शुद्धता और वास्तविक न्याय के बीच संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इंसाफ के लिए प्रक्रियाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही प्रक्रिया का पालन करते हुए हम जमीनी हकीकत से भी आंखें नहीं मूंद सकते। यह हमें एक बड़े और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब गेंद विधायिका के पाले में डाल दी है। कानून का दोहरा उद्देश्य है बच्चों को शोषण से बचाना, लेकिन इसे किशोरों के रिश्तों को अपराध बनाने वाला हथियार भी नहीं बनना चाहिए। तो सोचने वाली बात यही है कि कानून खुद को कैसे बदले ताकि वो इन दोनों मकसदों को एक साथ पूरा कर सके। क्या भारतीय संदर्भ में रोमियो जूलियट क्लॉज ही सही जवाब है, या फिर जैसा आपने भी सवाल उठाया, इससे कोई नई और ज्यादा जटिल कानूनी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं? इस पर एक राष्ट्रीय व्यापी बहस अब शुरू हो चुकी है।